हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में अब हम एग्जांपल्स करेंगे। तो हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, भले वो इंडेफिनिट इंटीग्रल हो, भले वो कोशी थ्योरम हो, कोशी फंडामेंटल थ्योरम हो, सब पे बेस्ड एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हमें इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जेड स्क्वायर बिटवीन द लिमिट 0 to 1 प्लस आयोटा। हमें फंक्शन जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा के बीच में। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हियर फंक्शन जो है जिसका इंटीग्रेट करना है वो है जेड स्क्वायर। ठीक है, और जो कर्व बनेगा हमारा या फिर जो z की लिमिट है वो है 0 to 1 प्लस आयोटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा तक हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। राइट, तो ये जो अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें कि ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ होंगे, तो z इक्वल्स टू 0 मतलब ये पॉइंट हो गया 0 0। z इक्वल्स टू 0 का मतलब है 0 प्लस आयोटा 0, मतलब x भी 0 और y भी 0। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि x प्लस आयोटा y होता है ना z इक्वल्स टू, तो 1 1, यानी कि सपोज ये वाला पॉइंट है 1 1। तो हमें z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 1 प्लस आयोटा पॉइंट के बीच में फंक्शन जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए अब कर्व कौन सा होगा, कौन से कर्व के अलोंग हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन इज एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ये फंक्शन जेड की हर एक वैल्यू के लिए एनालिटिक है। तो हमने पढ़ा था कि जब फंक्शन किसी रीजन में एनालिटिक होता है तो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। यानी हम इस फंक्शन जेड स्क्वायर का z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा पॉइंट के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कोई भी पाथ बना लो इनके बीच में, किसी भी पाथ के अलोंग कर लो, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो देखो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ सीधे इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, ये सपोज O है और ये सपोज A है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएं, इस पॉइंट तक, ये सपोज B है, और फिर हम B से A तक जाएं। ठीक है, तो ये दो पाथ पॉसिबल है, हालांकि और भी पाथ पॉसिबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये दो जो इजीली स्ट्रेट लाइंस बन रही है उनकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि हम सीधे सीधे O से A तक एक सीधी सरल रेखा बना के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और उस लाइन के अलोंग OA लाइन के अलोंग इंटीग्रेट कर ले। या फिर ये हो सकता है कि हम पहले O से B के बीच में इंटीग्रेट करें, फिर B से A के बीच में करें और इन दोनों इंटीग्रेशंस को हम ऐड कर दें। ठीक है, तो सिंस फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है 0 से 1 प्लस आयोटा के बीच में। ठीक है, देखो हम ये भी कर सकते हैं OA, हम OA लाइन के अलोंग भी कर सकते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, और या फिर हम ये भी कर सकते हैं OB जेड स्क्वायर डी जेड प्लस BA जेड स्क्वायर डी जेड। दोनों में से किसी भी तरीके से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी। तो पहले सपोज हम ये वाला कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अलोंग लाइन OA जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये वाला पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो OA लाइन जो है वो हमें दिख रहा है क्लियरली, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 0 और 1 1 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन OA है y इक्वल x या x इक्वल y, यही लाइन है ना। इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल्स टू y तो होती है। इस लाइन पे सारे पॉइंट्स जो है वो x और y की वैल्यू सेम है, तो 45 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन, तो x इक्वल्स टू y लाइन है ये। ओके, तो x इक्वल्स टू y है यहाँ पे, तो z इक्वल्स टू होता है हमारा x प्लस आयोटा y। तो ये बन जाएगा y की जगह x रख दो या x की जगह y रख दो, एक ही बात है। तो
सपोज मैं y की जगह x रख रही हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा x। ठीक है, तो डी जेड क्या होगा, ये होगा 1 प्लस आयोटा डी एक्स। तो डी जेड की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा डी एक्स। हमने जेड को डिफरेंशिएशन, जेड का डिफरेंशिएशन किया तो डी जेड आया और ये 1 प्लस आयोटा एक्स का डी एक्स आया। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इंटीग्रेशन, पहले मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। जेड स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड की वैल्यू रख दी हमने। और अब डी जेड यानी कि 1 प्लस आयोटा डी एक्स। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है ये एक्स की फॉर्म में चेंज हो गया, तो लिमिट आएगी एक्स की। तो ओ ए लाइन के लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ओ पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 है और ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 1 है। तो ओ ए लाइन के अलोंग एक्स जो है वो हमारा 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। देखो ये सेम प्रोसेस हम y में चेंज करके भी कर सकते थे। y के लिए भी लिमिट वही सेम रहती, 0 से 1। ठीक है, तो लिमिट होगी 0 से 1। अब ये 1 प्लस आयोटा क्यूब तो हमने बाहर लिख दिया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 0 से 1। ठीक है, लिमिट्स पुट करो तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 3 आंसर। तो ये हमने एक तरीके से इंटीग्रेट को सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया इसको ओ ए लाइन के अलोंग। अब हम करेंगे ओ बी प्लस बी ए लाइन के अलोंग इंटीग्रेट। तो अब हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओ बी लाइन के अलोंग प्लस बी ए लाइन के अलोंग जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो ये हमारा ओ पॉइंट था, ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट था। तो ये है 0 0 और ये होगा 1 0 और ये है 1 1। ठीक है, ओ ए लाइन के अलोंग हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे ओ बी और फिर बी ए लाइन के अलोंग। ठीक है, तो जब ओ बी वाला पार्ट है पहले उसकी बात करते हैं। तो ओ बी जेड स्क्वायर डी जेड, इस इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ओ बी लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस है ना ये, यानी कि y इक्वल 0 है। y इक्वल 0 है तो z बनेगा x, क्योंकि z इक्वल एक्स प्लस आयोटा y होता है ना, और y यहाँ पे 0 है। तो जब z x है तो dz हो जाएगा dx, यानी कि इंटीग्रेशन x के विद रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब x की लिमिट देखो, ओ बी लाइन के अलोंग x कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। ओ पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 0 और बी पॉइंट पे x की वैल्यू है 1। तो लिमिट आ रही है x की, x है हमारा 0 to 1, x की लिमिट 0 से 1 आ रही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बनेगा 0 to 1, z इक्वल x है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1 यानी कि 1 अपॉन 3। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीग्रेशन बी ए जेड स्क्वायर डी जेड को सॉल्व। ठीक है, तो तो देखो बी ए लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बी ए लाइन इसकी इक्वेशन बन रही है x इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 है तो z इक्वल क्या होगा 1 प्लस आयोटा y। ठीक है, तो डी जेड क्या बनेगा आयोटा डी वाई। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट है, और वैसे भी देखो बी ए लाइन के अलोंग हम बात करें तो x तो कांस्टेंट है ना, x यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो x इक्वल्स टू 1 है। ये लाइन y चेंज हो रहा है 0 से 1, तो इंटीग्रेशन y के विद रिस्पेक्ट ही होगा। तो y की लिमिट बी ए लाइन के अलोंग क्या आ रही है 0 to 1। ठीक है, तो ये बन रहा है 0 to 1, z की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा y, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा y स्क्वायर, और डी जेड इक्वल्स टू है आयोटा डी वाई। राइट, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आयोटा, तो इसका बनेगा 1 प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन 3, और y का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा 0 to 1।
ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं। देखो ये वाला आयोटा इस वाले आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो जब y इक्वल 1 है तब तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 3 माइनस जब y इक्वल 0 है तो ये बनेगा -1/3। ठीक है। अब हमें दोनों इंटीग्रेशंस को, इसको और इसको, मतलब जो ओ बी लाइन के अलोंग है और बी ए लाइन के अलोंग है, उनको ऐड करना था। तो इंटीग्रेशन ओ बी जेड स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन बी ए जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल, देखो इसमें माइनस का 1/3 है और इसमें प्लस का 1/3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 3। ठीक है। और हमने जो ओ ए लाइन के अलोंग इंटीग्रेट किया था उसकी वैल्यू भी यही आई थी, 1 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 3। ठीक है। तो मतलब किसी भी पाथ के अलोंग इंटीग्रेट कर लो फंक्शन को, हेंस 0 से 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड की वैल्यू जो है वो 1 प्लस आयोटा क्यूब अपॉन 3 आएगी, भले ही आप किसी भी पाथ के अलोंग इंटीग्रेट कर लो। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन है फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का कर्व सी के अलोंग। सी क्या है, वेयर सी इज द आर्क ऑफ साइक्लॉइड। ये जो साइक्लॉइड है x इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा। इस साइक्लॉइड का आर्क कौन से दो पॉइंट्स के बीच में, थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इज इक्वल्स टू 2 के बीच में। ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम हमारा कर्व देख लेते हैं। तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, तो जब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे थीटा बराबर 0 रख के, तो थीटा बराबर 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, तो x की वैल्यू आएगी 0। ठीक है। थीटा बराबर 0 यहाँ पे रखेंगे तो कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यानी कि y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो जब थीटा बराबर 0 है तो x और y दोनों 0 आ रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट आ रहा है 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, या फिर आप कह सकते हो थीटा इक्वल 0 है यहाँ पर। ठीक है। देखिए यहाँ पे थीटा एंगल नहीं है, थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीटर है। ओके। x और y जिस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। अब देखो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई अगेन 0 होता है, तो ये आ जाएगा 2a पाई, x की वैल्यू आएगी 2a पाई। ठीक है। y की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रख के, तो कोस 2 पाई अगेन 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यानी कि y तो 0 आ रहा है और x क्या आ रहा है 2a पाई। तो सपोज ये इतना डिस्टेंस हम 2a पाई अज्यूम कर लेते हैं, 2a पाई, तो ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है। तो ये हमें कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो साइक्लॉइड बन रहा है ना, ठीक है, साइक्लॉइड इस तरह से बनता है, कर्व ट्रेसिंग में पढ़ चुके हैं हम ये। तो इसका ये जो आर्क है ना, इसके विद रिस्पेक्ट हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को। ठीक है। देखो ये जो फंक्शन है जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी जेड की हर एक वैल्यू के लिए एनालिटिक होगा फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए भी, क्योंकि ये एनालिटिक है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन जो है वो एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम चाहें तो हम इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम चाहें तो इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हियर एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज एन एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन है वो भले ही आप कर्व के अलोंग करो, भले ही आप स्ट्रेट लाइन के अलोंग करो, एक ही बात होगी। अच्छा ये पॉइंट क्या था, 2a पाई 0। तो हमें जो इजी पड़ेगा हम वो करेंगे। तो अगर हम कर्व के अलोंग करते हैं इंटीग्रेट, तो ये कर्व की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको x और y की ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो x की जगह ये वैल्यू, y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, तो जो हमारा इंटीग्रेशन में फंक्शन है
ये पूरा थीटा की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली डी जेड जेड इक्वल्स टू एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके डी जेड निकालोगे तो वो भी थीटा की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा थीटा का फंक्शन बनेगा और थीटा की लिमिट है 0 से 2 पाई, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो हमें देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर उसका होल स्क्वायर लेंगे, फिर उस पूरे उसमें +1 करके फिर होल स्क्वायर लेंगे, तो ये बहुत लंबा सा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम इस कर्व के अलोंग नहीं करके हम इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये जो लाइन है ये सपोज हमारा ओ पॉइंट है और ये सपोज हमारा ए पॉइंट है। तो इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर +1 होल स्क्वायर डी जेड इक्वल आएगा इंटीग्रेशन ओ ए जेड स्क्वायर +1 होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, ये हमारा सी कर्व है। तो सी के लिए इंटीग्रेशन इस लाइन के इंटीग्रेशन के लिए के बराबर होगा क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। तो अब ओ ए लाइन की बात करते हैं हम, लाइन ओ ए। तो लाइन ओ ए की इक्वेशन एक्स एक्सिस है यानी कि y इक्वल 0 है। ठीक है, y इक्वल 0 है तो z इक्वल आ जाएगा x, क्योंकि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है और y की वैल्यू 0 हो गई। z इक्वल x है तो dz क्या होगा, dx होगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर dx। तो अब ये x का फंक्शन बन गया। तो ओ ए लाइन के लिए x की लिमिट देख लो, x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। यहाँ o पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और a पॉइंट पर x की वैल्यू 2a पाई है, यानी कि x की लिमिट आ रही है 0 to 2a पाई। ठीक है, तो हम ये लिमिट पुट कर देते हैं 0 to 2a पाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 0 to 2a पाई, देखो ये बनेगा x की पावर 4 2x स्क्वायर +1 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हमें पता है x की पावर 5/5, एक्स स्क्वायर का x³ 3 +1 का होगा x, 0 to 2a पाई। अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो अपर लिमिट 2a पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा 2⁵ यानी कि 32a⁵5 π⁵5/5 प्लस x³ है तो 2³ यानी कि 8 और ऑलरेडी एक 2 है तो 16a³ π³ प्लस 2a पाई। ठीक है, ये आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो देखो ये जो कंसेप्ट है कि एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसकी वजह से इंटीग्रेशन कितना इजीली इवैल्यूएट हो गया। अदरवाइज़ ये कितना टफ इंटीग्रेशन बनता अगर हम कर्व के अलोंग करते। हम एक्स वाई की ये थीटा की फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करते, फिर थीटा के लिए इंटीग्रेट करते, फिर थीटा की लिमिट पुट करते। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है एंटी डेरिवेटिव वाले रिजल्ट का। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/z - a फंक्शन को प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आयोटा, और कर्व जो है इंटीग्रेशन का वो है एक सर्कल जिसका सेंटर a है और रेडियस r है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, दोनों में ही क्लोज्ड कर्व नहीं था। ये वाला इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व के लिए, सर्कल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशी थ्योरम लगेगी नहीं, क्योंकि ये जो फंक्शन दिया है हमें fz = 1/z - a, ये z = a पर एनालिटिक नहीं है और सर्कल के अंदर आएगा पॉइंट z = a। देखो ये सपोज हमारा z = a पॉइंट है। ओके, और r रेडियस है, तो r हमें नहीं पता कितनी बड़ी या कितनी छोटी वैल्यू है, तो हम हमारे हिसाब से मान लो हम ये बना लेते हैं, ये वाला सर्कल है, ये z = a और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है। तो ये क्लोज्ड कर्व है। तो जो हमारी कोशी थ्योरम्स थी वो क्लोज्ड कर्व के लिए थी, तो अभी तक कोशी थ्योरम का कोई एप्लीकेशन नहीं आया था। यहाँ पर ये क्लोज्ड कर्व है, लेकिन यहाँ पे भी कोशी थ्योरम लगेगी नहीं, क्योंकि कोशी थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि फंक्शन क्लोज जो कंटूर है उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पे एनालिटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अंदर z = a पॉइंट आ रहा है कंटूर के, और z = a पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो इस सर्कल के लिए इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो सर्कल ये हमें दे रखा है, देखो हम इसे लिख सकते हैं z माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल R e की पावर आयोटा थीटा, और थीटा हमें पता है 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ से z माइनस ए की वैल्यू आ गई R e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो अगर हम डी जेड की वैल्यू देखें तो क्या आएगी, R आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन जो है वो z से थीटा में चेंज हो गया, और थीटा की हमें लिमिट पता है 0 से 2 पाई, तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है हमारा डी जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये बन जाएगा 0 to 2 पाई। डी जेड की वैल्यू है R आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, z माइनस ए की वैल्यू है R ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो R ई की पावर आयोटा थीटा से R ई की पावर आयोटा थीटा कैंसिल, आयोटा कांस्टेंट है, थीटा 0 to 2 पाई, लिमिट पुट करोगे तो 2 पाई आयोटा आंसर। यही हमें प्रूव करना था। तो सर्कल के लिए इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल हम कर रहे हैं वो है, देखो हमें कर्व जो है वो एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर 1 है और रेडियस 2 है। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कोशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए कोशी इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो कोशी इंटीग्रल थ्योरम थी क्या, कि अगर फंक्शन किसी क्लोज कंटूर के अंदर और उसके बाउंड्री पे एनालिटिक होता है तो उस कंटूर के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। ठीक है, तो फंक्शन हमें क्लियर दिख रहा है कि एनालिटिक फंक्शन है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन, ये जो हमारा क्लोज कंटूर यानी कि सर्कल है, इसके अंदर और उसकी बाउंड्री पे एनालिटिक होगा। तो हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि अगर हम इस फंक्शन को इस कंटूर के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ओके, तो सोल्यूशन, तो फंक्शन जो है वो है z क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन C। जो हमारा कंटूर है उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पे फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, देखो मैंने पहले भी बोला ये चीज़, कोशी थ्योरम के लिए हमें क्लोज कंटूर चाहिए होता है, तो ये हमें क्लोज कंटूर दे रखा है। तो सर्कल हमें कैसा दे, ये पॉइंट तो सेंटर है और 2 रेडियस है, यानी कि इस तरह से एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सर्कल दे रखा है हमें। तो मोड z माइनस 1 इक्वल्स टू 2, इसे हम लिख सकते हैं z माइनस 1 इक्वल्स टू 2 ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा हमारा 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा थीटा। राइट, तो हमारा जो फंक्शन है एफ जेड वो क्या बनेगा, फंक्शन है देखो z क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा। तो z की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा थीटा होल क्यूब माइनस आयोटा 1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा थीटा स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 8 ई की पावर 3 आयोटा थीटा। ठीक है, फिर आएगा ये 6 ई की पावर आयोटा थीटा, फिर आएगा ये 12 ई की पावर 2 आयोटा थीटा। ठीक है, अब माइनस आयोटा के साथ ये आएगा 1 प्लस 4 ई की पावर आयोटा थीटा 4 ई की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस 5 माइनस 10 ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, हमने a प्लस बी के होल क्यूब वाला और a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए e की पावर 3 आयोटा थीटा वाली टर्म अलग कर लेते हैं, 2 आयोटा थीटा वाली टर्म अलग कर लेते हैं, e की पावर आयोटा थीटा वाली टर्म अलग कर लेते हैं, और कांस्टेंट टर्म जो मतलब विदाउट एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो अलग कर लेते हैं। तो 3 आयोटा थीटा वाली तो ये एक ही टर्म है 8 e की पावर 3 आयोटा थीटा, यहाँ पे e की पावर 2 आयोटा थीटा है और यहाँ पे भी e की पावर 2 आयोटा थीटा है, तो ये बनेगा
12 माइनस 4 आयोटा ई की पावर 2 आयोटा थीटा। ठीक है, देखो ये है 6 ई की पावर आयोटा थीटा, ये माइनस का 10 ई की पावर आयोटा थीटा, तो ये माइनस का 4 बनेगा, और यहाँ पे भी माइनस का 4 आयोटा है, तो माइनस का 4 1 प्लस आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब कांस्टेंट देखो, ये 1 है, ये माइनस का 5 है, तो ये आया माइनस का 4, ये माइनस का आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा, तो ये बचेगा प्लस का आयोटा। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हमें करना क्या है, फंक्शन को इंटीग्रेट करना है इस क्लोज्ड कंटूर के लिए, प्रूव करना है कि इसका इंटीग्रेशन जो है, रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड सॉल्व करना है हमें। अच्छा, एक और चीज़, डी जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड इक्वल ही आया था, तो यहाँ से डी जेड क्या बनेगा, 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं कंटूर के लिए। अच्छा, थीटा में चेंज हो गया तो मैं लिमिट लिख देती हूँ 0 से 2 पाई, फंक्शन की वैल्यू 8 ई की पावर 3 आयोटा थीटा, यहाँ पे भी 4 कॉमन आ रहा है, 3 माइनस आयोटा ई की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस 4 1 प्लस आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस 4 प्लस आयोटा, और मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। राइट, तो देखिए सारी की सारी टर्म्स जो है ना वो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं, क्योंकि बाहर ई की पावर आयोटा थीटा आ गया ना, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सारी की सारी टर्म्स एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स है। तो इसका रिजल्ट 0 होगा, उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। सपोज़ मैं 0 से 2 पाई के बीच में ई की पावर के आयोटा थीटा को इंटीग्रेट करती हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर के आयोटा थीटा अपॉन के आयोटा 0 to 2 पाई। राइट, तो 1 अपॉन के आयोटा तो कांस्टेंट है, अब लिमिट पुट करो, ये बनेगा ई की पावर 2 पाई के आयोटा माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ई की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा कोस 2 पाई के प्लस आयोटा साइन 2 पाई के माइनस 1। राइट, देखो साइन 2 पाई के एक इंटीजर है। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये के बिलोंग्स टू आई, इंटीजर है के, उसके लिए हम ये रिजल्ट इवेल्युएट करते हैं। तो अगर 2 पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, इस तरीके से, तो हमें पता है वो 0 होता है। ठीक है, कोस की बात करें अगर, तो 2 पाई का मल्टीपल तो कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, कोस 8 पाई, या फिर माइनस में चले जाओ तो ये 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 आ रही है, ये 0 आ रही है, यहाँ माइनस का 1 है, तो 1 अपॉन के आयोटा, ये 1 माइनस 1 यानी कि 0 होगा। ठीक है, मतलब ई की पावर के आयोटा थीटा अगर के इंटीजर है तो और थीटा के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 2 पाई की लिमिट में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो उस लॉजिक से अगर हम हमारे फंक्शन के इंटीग्रेशन को देखें तो ये जो टर्म है इसमें देखो ई की पावर आयोटा थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई की पावर 4 आयोटा थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन 0, ये हो जाएगी ई की पावर 3 आयोटा थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0, ये ई की पावर 2 आयोटा थीटा, इसका इंटीग्रेशन 0, और ये वाली टर्म के साथ भी ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0, यानी कि ओवरऑल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, यानी अगर हम एनालिटिक फंक्शन को, ऐसा फंक्शन जो कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक है, उसको इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, और यही कोशी थ्योरम थी, और यहाँ पे हमने कोशी थ्योरम को वेरीफाई किया है। आई होप ये एग्जांपल्स आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।